स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर एस अग्रवाल की सॉल्यूशन सीरीज में। मेरा नाम है चेतन पारिक। तो आप देख ही सकते हो हम हिंदी वाली बुक को सॉल्व कर रहे हैं आर एस अग्रवाल की, और जिसमें हमारा चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका हम पार्ट नंबर बी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट नंबर बी है। ऑल ओवर देखा जाए तो इस चैप्टर में ही हमारा 5वां पार्ट है। 4 पार्ट अब तक आ चुके हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट होने के बाद इस बुक में इस चैप्टर के जो सवाल है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे इस पार्ट को। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। अगर पार्ट ए आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देख लें, क्योंकि वहां पे कुछ अच्छी अच्छी चीजें थी, जो ट्रिक्स थी वो हमने उन सवालों के साथ साथ डिस्कस की है। तो अगर आप वो देख के पार्ट बी को स्टार्ट करोगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। शुरू करते हैं हमारे इस पार्ट को, और इस पार्ट का पहला सवाल क्या है, देखो ये रहा आपके सामने। फटाफट से एक बार ट्राई करिए पॉज करके, उसके बाद इसको यहाँ पर समझते हैं कैसे करना है। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपए है, तो फिर धनराशि कितनी है ये आपको ज्ञात करनी है। देखो, अंतर ज्ञात करने के लिए मैंने आपको 2 ट्रिक्स बताई है पार्ट ए के अंदर। जब 3 साल आ जाता है तो क्या करना है, जब 2 साल आ जाता है तो क्या करना है। लेकिन 1 साल आ गया और ये अर्धवार्षिक है, इसके लिए मैंने आपको कोई ट्रिक नहीं बताई थी। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। आप अपने आप यहाँ पर सॉल्व कर लोगे। देखो, भले ही इसने यहाँ पर टाइम 1 साल दिया है, लेकिन साथ में ये भी तो दिया है कि अर्धवार्षिक है। अब अगर अर्धवार्षिक है और 1 साल की बात कर रहा है, तो 1 साल में अर्धवार्षिक यानी 6 महीने कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। इसका मतलब प्रोसेस कितनी बार चल रही है, 2 बार चल रही है। अब प्रोसेस 2 बार चल रही है, इसका मतलब हम 2 साल वाले ट्रिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल वाले ट्रिक के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जो रेट दे रखी है, अब फिलहाल देखो ये जो रेट है ना 8%, ये वार्षिक है, तो 12 महीने की रेट है 8%। तो लेकिन अर्धवार्षिक के लिए रेट क्या आएगी हमारी, 4% आएगी। 6 महीने के लिए रेट क्या निकालेंगे, 4% निकालेंगे। तो अगर आप 8% पर एनम लिखते हो तो यहां पर हम लिखेंगे 4% पर हाफ ईयर। क्या लिखेंगे, 4% पर हाफ ईयर, यानी अर्धवार्षिक रूप से ये रेट हमने चेंज कर दी उसको। हाँ, तो अब 2 बार के लिए मैंने वहां पर आपको ट्रिक बताई थी कि आप क्या कर लो, जो रेट आपको दे रखी है उसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो। आपको कितना मिलेगा यहाँ पर, 1/25 जो मिला है इसका आप क्या कर लो, यहाँ पर स्क्वायर कर लो। तो 1/25 का स्क्वायर कितना आएगा, 1/625। ठीक है, यहाँ पर ये जो ऊपर वाली चीज है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी डिफरेंस को, और धनराशि जो है वो नीचे वाला हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो 30 है। कितना है, 30 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 30 है। तो फिर 625 यूनिट्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, इसको आप कर लो यहाँ पर इंटू 30। ठीक है, तो इंटू करने पर यहाँ पर देखो 0 मिलेगा, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1। 3 इंटू 2 6 और 1 कितना हो गया 7, और 6 इंटू 3 कितना हो गया 18। यानी हमारा जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो कितना है, 18,750। आई बात समझ में? तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपने पार्ट ए देखा है तो ये आपने आराम से इसको कर भी लिया होगा। शुरू करते हैं पार्ट नंबर बी के हमारे इस दूसरे सवाल को। देखो, ये आपको कह रहा है कि ₹15,000 की धनराशि पर 2 वर्ष में उपचित वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो अंतर है इस बार 96 रुपीज है, तो फिर ब्याज की दर ज्ञात करो। हमेशा आपको अंतर या फिर राशि दोनों में से कोई एक चीज दे रखी होती है, रेट दे रखी होती है, और दूसरी चीज आपको पूछी जाती है। इस बार आपको अंतर भी दे दिया है और राशि कितनी है वो भी दे दिया गया है। आपको क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। तो जस्ट उल्टा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, जब रेट होती है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करके स्क्वायर करते हैं। अब अगर डेटा दे रखा है तो उसको सिंपल करके वापस स्क्वायर रूट कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। ठीक है, तो 96 अपॉन 15,000 रुपीज, पहले तो ये लिख लिया। इसको थोड़ा जितना हो सके सिंप्लीफाई करते हैं। 6 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये 1 बार में और 6 बार में कट रहा है। इसको अगर 6 से काटते हैं तो 2 बार में कट गया, 3 आगे गया तो 5 बार में कट गया, और फिर पीछे कितना आ गया, 00। 16/225। इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 4, और 2500 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 50। ये है आपका आंसर। इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो 2 से काटें अगर तो ये कितना हो गया, 2। 2 से काटें तो ये कितना हो गया, 25। यानी 2/25 क्या है हमारा करेक्ट आंसर। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 से इसको काटोगे, 4 बार में कट गया, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8% हो गया। तो 8% पर एनम, 8% वार्षिक, ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला सवाल है आपका तीसरा नंबर। इसको देखिए कि वह धनराशि ज्ञात करें जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 मास में 26,010 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज की दर कैसी है, त्रैमासिक। ठीक है, अब ये त्रैमासिक अर्धवार्षिक वाले सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, और रटने की भी जरूरत नहीं है। क्या तरीका है वो मैंने आपको अच्छी तरीके से वहां पर बताया है। नहीं, अगर आपने वो देखा है तो वापस से यहाँ पर समझने की कोशिश करना। देखो,
त्रैमासिक रूप का मतलब क्या होता है कि ब्याज जो है हर 3 महीने के बाद में जुड़ रहा है। नॉर्मली जब सवाल में कुछ भी ना लिखा हो तो फिर आपको बाय डिफॉल्ट यही मानना है कि वार्षिक रूप से ब्याज जुड़ रहा है, लेकिन अर्धवार्षिक लिखा है तो हर 6 महीने के बाद में ब्याज जुड़ता है, त्रैमासिक लिखा है तो हर 3 महीने के बाद में ब्याज जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 महीने वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब हर 3 महीने के बाद में ब्याज जुड़ रहा है तो सवाल में टाइम कितना दे रखा है, 2 महीने 6 महीने दे रखे हैं। अब 6 महीने के अंदर 3 महीने कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। पहले 3 महीने खत्म हुए, फिर और 3 महीने खत्म होंगे, यानी ब्याज कितनी बार संयोजित होगा, ब्याज कितनी बार जुड़ेगा, 2 बार जुड़ेगा। प्रोसेस कितनी बार चलेगी, 2 बार चलेगी, क्योंकि 6 महीने के अंदर 3 महीने 2 बार आते हैं, तो प्रोसेस कितनी बार चलेगी, प्रोसेस 2 बार चलेगी। ठीक है, ये चीज पता हो जानी चाहिए, प्रोसेस 2 बार चलेगी। अब रेट को देख लेते हैं। सवाल में आप देखोगे ये जो रेट दे रखी है ना 8%, ये वार्षिक है, 8% वार्षिक है, लेकिन आपको त्रैमासिक आधार पर निकालना है। तो वार्षिक का मतलब क्या हुआ, 12 महीने, तो 12 महीने के हिसाब से रेट आपको 8% दे रखी है। लेकिन त्रैमासिक के अंदर क्या होता है, 3 महीने होते हैं। त्रैमासिक के अंदर क्या होता है, 3 महीने होते हैं। ठीक है, तो 3 महीने के हिसाब से रेट हमारे पास क्या निकल के आएगी, 8/12 इंटू यहाँ पर क्या कर देंगे 3, इसको काट लो, 4 बार में कट गया, इसको काट लो, ये 2 बार में कट गया, कितना आया देखो 2%, कितनी आई 2%। तो मैं अगर 8% वार्षिक बोलूं, चाहे मैं 2% या फिर 2% पर 3 मंथ्स बोलूं, एक ही बात है, दोनों क्या है, एक ही बात है। अब हम ये वाले रेट काम में लेंगे। अब टाइम प्रोसेस क्या है, 2 बार चलेगी, तो 2% को फ्रैक्शन में अगर हम चेंज करें तो क्या होता है, ये 1/50 होता है। ठीक है, अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 50 से 51 और 50 से 51, 2 बार प्रोसेस को चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आंसर देख लो, 0 × 0 तो यहाँ मतलब ये डबल 0 तो पीछे आ गया, बाकी 5 × 5 कितना हो गया, 25, यानी 25 हो गया। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो पहले तो क्या करो, 51 को 50 के साथ गुणा कर लो, या फिर डायरेक्ट ही कर लेते हैं। चलो 55 51 51 हो गया, यहाँ पर चला जाएगा 5, और 51 × 5 करें तो 255 होता है, और 255 होता है, और एक 5 ये जो हमने लगाई थी हासिल, वो भी जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 260। ठीक है, अब एक्चुअल में राशि कितनी हुई है, 26,010 रुपये हुई है। कितनी हुई है, 26,010 हुई है। कितना, 10 गुणा, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, 10 गुणा, कितना आएगा, 25,000, कितना आएगा। ठीक है, तो 25,000 रुपये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अच्छा सवाल है, देखो ये जो चौथा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, काफी एग्जाम्स के अंदर इस टाइप के सवाल आ चुके हैं, तो एक बार ट्राई करिए फटाफट से। ये कह रहा है आपको कि 66,300 रुपए को ए तथा बी में इस प्रकार बांटिए कि 10 वर्ष बाद बी के भाग का चक्रवर्ती मिश्र धन 8 वर्ष बाद ए के भाग के चक्रवर्ती मिश्र धन के बराबर हो, जबकि ब्याज की दर क्या है, 10% वार्षिक है। इस सवाल को पहले एक बार इसकी जो लंबा वाला तरीका है वो समझने की कोशिश करना, फिर लंबे वाले तरीके से ही जो शॉर्ट तरीका बना है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 जने हैं, एक तो है ए और एक है बी। आपने क्या किया, दोनों के खाते में कुछ पैसे जमा कराए, आपके पास टोटल 66,300 रुपए थे, आपने इन दोनों को बांट दिए, वो दोनों मतलब जो अमाउंट है ना आपका 66,000 कितना 300, दोनों में बांट दिया, कुछ इसको दिया कुछ इसको दिया। आपको फाइंड करना है कि किसको कितना दिया आपने। इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, तो ये कह रहा है कि 10 वर्ष तक तो बी के पास रहे और 8 वर्ष तक ए के पास रहे। आपने जो भी जिसको भी जितना जितना दिया है, टाइम आपको यहाँ पर दे रखा है कि वो जो पैसे हैं ए ने अपने पास 8 साल के लिए रखे थे, बी ने अपने पास 10 साल के लिए रखे थे। ब्याज की दर कितनी है, 10% है, 10%। आगे क्या कह रहा है कि जो मिश्रधन होगा इन दोनों के रेस्पेक्टिव टाइम खत्म होने के बाद में, जो मिश्रधन होगा दोनों के बराबर है, मतलब इसके जब 8 साल खत्म होंगे, इसके जब 10 साल खत्म होंगे, दोनों का जो मिश्रधन है वो बराबर है। ये कंडीशन आपको दे रखी है। रेट है 10%। 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब हुआ 10 से 11 लिखेंगे। 10% मतलब 1/10, और 1/10 को हम 10 से 11 लिखते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे 10 से 11। अब चूंकि 8 साल है तो यहाँ पर 10 से 11, 10 से 11 ऐसा कितनी बार लिखेंगे, 8 बार लिखेंगे। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसा कर दूं, इसको मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दूं, 10 की पावर 8 इंटू 11 की पावर 8 सीधा, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 8 टाइम्स करोगे, ये भी 8 टाइम्स करोगे तो पावर में 8 चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 10 टाइम्स है तो यहाँ पर क्या आएगा 10 की घात 10, और यहाँ पर क्या आएगा 11 की घात 10। ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, मूलधन और मिश्रधन। सवाल में क्या गिवन है, सवाल में गिवन है कि इनके मिश्रधन बराबर हो गए, तो मिश्रधन को बराबर बनाओ, इस चीज को और इस चीज को बराबर बनाओ। ठीक है, अब ये 11 की घात 10 है, तो क्या मैं इसको भी 11 की घात 10 बना सकता हूँ क्या,
क्या मैं इसको भी 11 की पावर 10 बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे बनूंगा? जब मैं इसको 11 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसको भी करना पड़ेगा फिर 11 स्क्वायर से मल्टीप्लाई। ये लो 11 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना मिलेगा? ये मिल जाएगा मुझे 10 की पावर 8 इंटू 11 का स्क्वायर। क्लियर? सवाल में कंडीशन थी कि भाई मिश्रधन बराबर होना चाहिए, तो मैंने इसको और इसको बराबर कर लिया। तो जब बराबर मैंने किया, तो बराबर करने के बाद में मुझे जो है इनके मूलधन का क्या अनुपात मिल रहा है? इसका मूलधन ये रहा, इसका मूलधन ये रहा। मूलधन का अनुपात मेरे पास आ गया। क्या है वो? यहाँ पे लिख रहा हूँ। ए का जो मूलधन है वो क्या है? 10 पावर 8 इंटू 11 पावर 2, और बी का जो मिश्र मूलधन है वो कितना है? 10 की पावर 10। थोड़ा जो चीजें कट सकती है वो काट देते, जैसे मैं इसको इससे काटूंगा, यहाँ पर 2 मिल जाएगा। तो 11 की पावर 2 कितना हो गया? 121, और 10 की घात 2 कितना हो गया? 100। यानी इन दोनों को मिलने वाले मूलधन का जो अनुपात है वो कितना होगा? 121 अनुपात 100 होगा। तो ये जो आपके पास जो ये पैसा है वो आप किस रेशियो में डिवाइड करोगे? तो आप इस रेशियो में डिवाइड कर दो, अपने आप किसके पास कितना हिस्सा है ये आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ, ये मुझे मिल रहा है कितना? 221। 221 एक्चुअल में कितना है? ये है 66,300। तो 221 66,300 कब बनेगा? जब आप इसको 300 से गुणा करोगे। जब आप इसको 300 से गुणा करोगे, देख लो आप, ये चीज बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे? इसको भी 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि एक्चुअल में कितना कितना हिस्सा है वो हमें मिल जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया ए का हिस्सा, इसको भी कर लो, ये आ गया 30,000 रुपये। तो ए को मिलेंगे 36,300 और बी को मिलेंगे 30,000। ये है इसका लंबा तरीका, एंड आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मतलब एग्जाम में जब आप शॉर्ट ट्रिक भूल जाओगे तो यही तरीका काम आएगा। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है? वो यहीं से बन के आई है, यहीं से बन के आई है। अब वो है क्या, किस तरीके से अप्लाई करना है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसको आई होप आपने नोट कर लिया है, समझ लिया। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें शॉर्ट ट्रिक के लिए जाना है, तो जो लोग यहाँ पर दे रखे हैं पहले तो उनके नाम लिख लो। जैसे यहाँ पर ए और बी की बात हो रही है ना, तो ए और बी लिख लो। पैसा किसको कितने टाइम के लिए मिला वो भी लिख लो। इसको 8 साल के लिए मिला, इसको 10 साल के लिए मिला, ये भी लिख लो। यहाँ तक क्लियर है? रेट क्या है? 10% है। 10% को फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 1/10। अब टाइम का डिफरेंस देखो कितना है। इनके टाइम का डिफरेंस कितना है? देखो 2 साल है। तो 2 साल है, तो आप क्या करो? 10 से 11, 10 से 11 2 बार लिख दो। 10 से 11, 10 से 11 2 बार लिख दो। अगर इनका डिफरेंस 3 आता तो हम 3 बार लिख देते, 4 आता तो 4 बार लिख देते। डिफरेंस कितना? 2 बार आ रहा है तो 2 लिख दिया। गुणा कर लो, कितना आया? 100। गुणा कर लो, कितना आया? 121। ये आ गया इनका रेशियो, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। लेकिन जल्दबाजी में आप इसको ए का हिस्सा ना मान ले, इसको बी का हिस्सा ना मान ले। यहाँ पर हिस्से के लिए आप क्या करोगे कि जिसके पास कम समय के लिए पैसा रहा उसको ज्यादा वाला दो, और जिसके पास ज्यादा समय के लिए पैसा रहा उसको कम वाला दो। इसमें से आप देख सकते हो ए के पास सिर्फ 8 साल के लिए पैसा रहा, जबकि इसके पास 10 साल के लिए पैसा रहा था। तो इसके पास चूंकि 8 साल के लिए पैसा रहा, तो ये वाला जो ज्यादा वाला पोर्शन है 100 और 121 में ज्यादा कौन है? 121 है। तो ये ए को दर्शाएगा, और ये जो है ये किसको दर्शाएगा? बी को दर्शाएगा। आई बात समझ में? ये चीज का स्पेशल आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कह रहे हो कि मिश्रधन दोनों के बराबर हो गए, ठीक है, मिश्रधन बराबर हो गए, और एक तरफ आप बी को ज्यादा समय के लिए पैसा दे रहे हो। तो बी को आप ज्यादा समय के लिए पैसा दे रहे हो और आपको मिश्रधन बराबर करना है। ऐसे में बी को आप पैसा जो आपने मूलधन दिया है वो थोड़ा कम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने मूलधन ज्यादा दे दिया तो ऑलरेडी इसके पास टाइम भी ज्यादा है, मूलधन भी आप ज्यादा दे दोगे, तो फिर मिश्रधन जो है वो बराबर कैसे आएंगे? आई बात समझ में? तो मिश्रधन को बराबर करना है, इन टाइम को भी ध्यान में रखना है, इसलिए आपने ये किया। क्लियर? तो ये है शॉर्ट ट्रिक। बाकी अब इस रेशियो में बांटना है, वही है, आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हो सेम चीज है पहले जो की थी, थोड़ा शॉर्ट तरीके से, थोड़ी अप्रोच थोड़ी सी छोटी होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 5वां सवाल। ये किस्तों वाला सवाल है। ऐसे भी हम खूब सारे सवाल पार्ट ए के अंदर कर चुके हैं। ये सवाल कह रहा है कि एक आदमी ने 19,650 की एक टीवी थी, अगर वो कैश भुगतान करता तो इतने रुपए में पड़ जाती, लेकिन उसने ये नहीं किया। उसने क्या किया? 3100 रुपए का डाउन पेमेंट किया, और बाकी के जो पैसे थे वो 3 समान वार्षिक किस्तों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से उसने चुका दिए। तो आपको प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करनी है। आप देख सकते हो सवाल को पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ इन डेटा को देखा है, डेटा को पढ़ा और आराम से सॉल्व हो गया। आप भी कर सकते हो ये सारी चीजें। एक बार आप जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हर एक चीज को एनालाइज करना सीखो, आराम से आप सवाल कर लोगे। ठीक है? अब यहाँ पर 19,650 की तो वो टीवी थी कैश, लेकिन उसने 3100 रुपए तो दे दिए थे, तो पीछे कितने बचे? 0, 5, 5, 6, 1, 16,550 रुपए ये पीछे बच गए। ये बचा हुआ पैसा प्लस जो इंटरेस्ट है वो उसने किस्तों में चुकाया 10% के हिसाब से। अब किस्तों वाला सवाल है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, इक्वल किस्तों वाला सवाल है, तो ट्रिक बता रखी है मैंने। क्या ट्रिक है? तो जितना
टाइम दे रखा है उतनी बार स्टेप्स को लिख लो, 3 बार है ना, 3 समान किस्तें हैं तो 3 बार लिख लो, 10 से 11, एक बार और लिखेंगे 10 से 11, एक बार और लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये 110 हो गया, ये 121 हो गया, ये 100 हो गया, एक बार और 10 से 11 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये आप अगर पार्ट ए देख रहे हो ना तो आपको अच्छी तरीके से पता चल रहा है। आप डायरेक्टली अगर इस पार्ट पे आओगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या कर रहे हो सब, 10 से 11 10 से 11। क्लियर? तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, 1210 हो गया, और ये कितना हो गया 1100 हो गया, ये कितना हो गया 1000 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1331 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो राइटर मोस्ट पार्ट है वो किस्तों को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी जो पीछे बच गया उन सब का जो सम है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं, इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना मिलेगा, देखो 0, फिर ये यहाँ पर कितना आएगा 1, फिर कितना आएगा 3, फिर कितना आएगा 3, 3310। ये है हमारा प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा, ये किस्तें हैं। प्रत्येक किस्त की राशि आपको ज्ञात करनी है, लेकिन जो हमारा मूलधन है, मतलब आपने जो पैसा छोड़ दिया था जो आपको चुकाना है, वो कितना है, वो 16,550 है। तो एक्चुअल में कितना है, ये एक्चुअल में 16,550 है। इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, आप देख सकते हो, आपने यहाँ पर इसको 5 से गुणा किया, 5 से गुणा करोगे, 5 × 3 15 का 5, एक चला जाएगा कैरी, 5 × 3 15 और 1 16, बिल्कुल सही है, 5 गुणा किया, देखो 5 गुणा किया, तो फिर इसको भी 5 गुणा कर लो तो एक्चुअल आंसर मिल जाएगा 1331 × 5, तो यहाँ पर 5, बाकी 5 × 3 15, कैरी चला गया 1, 5 × 3 15 और 1 16, यहाँ पर आ गया 1, 5 और 1 कितना हो गया 6, तो 6655 ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर। देखो सिक्स्थ जो क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ये आपको कह रहा है कि 3 वर्ष बाद देय राशि इतनी है तो वर्तमान मूल्य क्या होगा यदि ब्याज की दर इतनी। भाई आपको मिश्रधन दे रखा है, टाइम दे रखा है, दर दे रखी है, आपको तो मूलधन फाइंड करना नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो लिखा है आपके सामने 6 सही 1/4%, इसको पहले आप फ्रैक्शन में चेंज करो। ये डेटा ऐसा है जो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर। क्या होता है ये हमें पता है अच्छी तरीके से, ये 1/16 होता है। ठीक है, 1/16 के बराबर होता है। अब 3 वर्ष है, इसका मतलब 16 से 17, 16 से 17 और 16 से 17 3 बार लिखेंगे क्योंकि 3 बार है। 16 × 16 × 16 कर लो कितना आ गया 16 का क्यूब, 17 × 17 × 17 कर लो कितना आ गया 17 का क्यूब। सही है, ये जो है ये है, और एक्चुअल में 17 का क्यूब भी इतना ही होता है, ये 4913। ठीक है, तो ये 1 गुणा किया है तो इसको भी आप 1 गुणा कर लो, तो 16 का क्यूब ही हमारा करेक्ट आंसर है। और 16 का क्यूब कितना होता है, 4096 होता है, 4096 रुपीज होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, 40 छिन्नू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां सवाल देखो, ये भी अच्छा सवाल है कि भाई कोई धनराशि है जो 3 साल में 6690 हो गई और 6 साल बाद 10,035 हो गई, तो फिर धनराशि थी कितनी एक्चुअल में, मूलधन जो है वो कितना था। देखो वर्तमान में कोई राशि थी, 3 साल के बाद में वो कितनी हो गई, वो हो गई 6690, और वह राशि 6 साल के बाद में कितनी हो गई, वो हो गई 1035। तो आपको ज्ञात करना है कि मूलधन था कितना। ठीक है, ये मैंने आपको तरीका पार्ट ए के अंदर बता रखा है, फिर से मैं आपको बता दूं क्या तरीका था कि जब भी टाइम डिफरेंस सेम हो, टाइम इंटरवल सेम हो, तो जो अमाउंट का रेशियो है वो सेम रहता है। कैसे, तो यहाँ पर आप देखना एक बार कि यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 ईयर्स है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 ईयर्स है। भाई वर्तमान से लेकर 3 साल बाद में डिफरेंस कितना है, 3 ईयर्स है। यहाँ पर भी 3 ईयर्स, यहाँ पर भी 3 ईयर्स, मतलब टाइम इंटरवल सेम है। टाइम इंटरवल अगर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वही रेशियो इसके और इसके बीच में रहेगा। अगर इसके और इसके बीच का रेशियो मुझे मिल गया तो ये हम अपने आप फाइंड कर लेंगे। तो रेशियो क्या है वो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो ठीक है, अब रेशियो क्या है वो तो सामने ही दिख रहा है आपको, क्या है, तो रेशियो है ये 6690 अनुपात 1035। में काट रहा नहीं हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। भाई क्या अनुपात है, ये अनुपात ये, तो ये यूं कहीं लिख दिया मैंने, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू ये है, तो फिर इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड करना है। आई बात समझ में? तो इसको आपने ये बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, आपने किया होगा 6690 बटा 10,035 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको ये मिल गया। मतलब ये चीज ये कब बनी, जब आपने इसको इस चीज से मल्टीप्लाई किया। तो इसको भी हम कर देंगे, कितना है ये 6690, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। आई बात समझ में? इसके और इसके बीच का जो रेशियो है ये रहा आपके सामने, इसकी एक्चुअल वैल्यू ये है, तो इसके अंदर इसका डिवाइड लगाओ, 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई आपको। 1 यूनिट की वैल्यू नहीं चाहिए आपको, इसकी वैल्यू चाहिए, तो आपने इसको वापस से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर लिया। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारा क्या है, आंसर मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन है अब
5 से काटो तो 2 जीरो, और फिर कितनी बार में कट गया 0 7, और अगर इसको 5 से काटते हैं तो ये हो गया 1, 1 आगे चला गया तो 3, 1 और आगे चला गया तो 3, और 4 आगे चला गया तो कितना हो गया 8। ठीक है, उसके बाद में और किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है क्या, 3 से 6 और 1 ये 7 बिल्कुल कट सकता है 3 से, तो 3 से काटे अगर तो ये हो गया 4। ठीक है, 1 आगे भेज देता हूँ तो फिर से 4, 1 आगे भेज देता हूँ तो कितना हो गया 6। इसको 3 से अगर काटते हैं तो 6 बार में 2 आगे भेज दो, फिर से 6 बार में 2 आगे भेज दो तो 9 बार में। और कट सकता है क्या 6 से, 8 और 6 14 नहीं कट सकता। ठीक है, 3 से तो नहीं कट सकता है। हाँ, ये जरूर कट रहा नहीं, डायरेक्ट कट रहा है, देखो ये लो कट गया 10 बार में। बाकी 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया है 4,460 रुपये। तो जो मूलधन था वो कितना था 4,460 रुपये। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो 8वां सवाल क्या कह रहा है, देखो कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपये है, तथा इसी धन पर इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जो है वो इतना है। तो मूलधन और ब्याज कितना है ये आपको ज्ञात करना है। देखो, अगर 3 साल का साधारण ब्याज 225 है तो फिर 1 साल का साधारण ब्याज कितना आएगा 75 रुपये। अगर 1 साल का साधारण ब्याज 75 है तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना आएगा 150 रुपये। यानी 2 साल बाद का ऐसा ही कितना है 150, और 2 साल बाद का सीए ही कितना है, तो ये सवाल में दे रखा है आपको 153। कितना दे रखा है 153, मतलब 2 साल के लिए ऐसा ही 150 और 2 साल के लिए सीए 153। 3 रुपए ज्यादा है सीए, 3 रुपए ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो पहले साल कितना ब्याज मिला था, 1 साल का ब्याज 75 होता है, तो 75 के ऊपर ब्याज मिला था। अब ये चीजें मैं फिर से बता दूं, अगर आप सीधा इस पार्ट को देख रहे हो ना तो ये आपको बाउंस हो जाएगी, कुछ नहीं पता चलेगा, इसलिए कह रहा हूँ पार्ट ए जरूर देख के आओ यहाँ पर। तो ये सारी चीजें, ऐसे सारे सवाल हमने पहले कर रखे हैं। ठीक है, ये सिर्फ अब बुक में है तो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं स्किप भी कर दूंगा इसको। अब 3/75 है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। 25 से 3 बार में कट गया, 25 से 4 बार में कट गया, ये 3 से 3 कट गया, कितना आ गया देखो 4%। तो आपको रेट फाइंड करनी थी, ये लो रेट आ गई कितनी 4%। अब रेट अगर आपके पास आ चुकी है, आपके पास 3 साल का ऐसा ही पड़ा है, या फिर आप भले 2 साल का सीए यूज करना चाहो तो इसको यूज ले लो, ये पड़ा है, तो आप मूलधन नहीं फाइंड कर सकते, आराम से कर सकते हैं। तो ये छोटा सा होमवर्क आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, फटाफट से पॉज करके ट्राई करिए, आंसर निकालिए, और क्या करना है अपने बुक में से इस आंसर को मैच करवाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो, ये सवाल भी अब मैं आपके लिए छोड़ूंगा क्योंकि ऐसे सवाल हम कर चुके हैं पहले। किस्तों वाला सवाल है, 5% रेट है, वार्षिक है, 2 समान किस्तें हैं, और प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है 8,820 है। तो आपने उधार कितना लिया था ये आपको ज्ञात करना है। तरीका क्या है, तो 5% को आप क्या लिखोगे 1/20, इसको आप क्या करोगे 20 से 21 और 20 से 21 2 बार लिखेंगे। 2 बार क्यों, क्योंकि 2 किस्तों की बात हो रही है, अगर 3 होती तो 3 बार लिखते। इनका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया 420, यहाँ पर कितना आया 441, और ये कितना आया 400। इनको जोड़ लो 820, और इसको यूं ही छोड़ दो क्योंकि ये किस्तों को रिप्रेजेंट करेगा। एक किस्त की राशि कितनी है 8,820, किससे मल्टीप्लाई किया आपने 20 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी क्या कर लेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 00 4 और 16। ये देखो बातों बातों में सॉल्व हो गया, मैं आपके लिए छोड़ रहा था लेकिन मेरे हाथ रुके ही नहीं, मैंने पूरा सॉल्व ही करवा दिया। ठीक है, तो 16,400, आई होप आपने भी कर लिया होगा करेक्ट आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं लास्ट सवाल की और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और हिंदी वाली RS अग्रवाल वाली बुक में लगभग सारे ही चैप्टर हमने कर लिए हैं, लगभग सारे ही चैप्टर हमने कर लिए हैं। अर्थमेटिक वाला पूरा पोर्शन हमने कर लिया है, एडवांस मैथ्स वाला भी पूरा का पूरा पोर्शन हमने कर लिया। ठीक है, लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, हिंदी देखने के बाद इंग्लिश वाली RS अग्रवाल को भी फॉलो करना है, ताकि और अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी हो सके। जैसे इसमें देखो आप 10 सवाल है केवल पार्ट बी में इस चैप्टर के, पार्ट ए में भी 25-30 के आसपास सवाल थे, लेकिन जब आप इंग्लिश वाले में जाओगे तो वहाँ पर आपको और 60-70 सवाल मिल जाएंगे, तो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, और नई वैरायटी क्या होती है और क्या क्या ट्रिक्स होती है वो आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये लास्ट सवाल के साथ हमारे इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे। फटाफट से एक बार आप ट्राई कर लो पॉज करके, फिर देखो। एक व्यक्ति ने 19,860 रुपए उधार लिए थे, कुल मिश्र धन का 3 समान किस्तों में उसने भुगतान किया, 10% वार्षिक दर से संयोजित है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। वही है सेम, 10 से 11 लिखेंगे क्योंकि रेट 10% है। ये कितना आएगा देखो 110, ये 121, और ये कितना आएगा 100। यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ, 0 लिख रहा हूँ, 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये लिख रहा हूँ क्योंकि ये 10 से 11 हम और करने वाला है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि सेम डेटा हम बार बार यूज कर चुके हैं।
ये क्या है, ये हमारा दर्शाएगा कि कितना पैसा है, और 1331 रुपये क्या है, वो प्रत्येक किस्त की राशि, आपको प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करनी है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर इन सबको जोड़ लो तो कितना होगा, ये होगा 0133, ठीक है। और एक्चुअल में कितना दे रखा है, ये इतना दे रखा है 19,860, कितना गुना है, ये 6 गुना है, तो इसको भी क्या कर लेंगे, 6 गुना कर देंगे। तो 6 इंटू 3 18, यहाँ पर आ गया 1, 6 इंटू 3 18 और 19, यहाँ पर आ गया 1, 6 और 1 कितना हो गया 7, तो 7,986 रुपये, ये क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ 10वें सवाल के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी यहीं पे समाप्त होता है। आई होप पूरा चैप्टर आपने देख लिया, अगर समझ में आया है सब कुछ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।